हाँ तो बच्चों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। आज की क्लास में बेटा हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा अम्ल और क्षारक की कुछ रासायनिक गुणधर्म। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। बेटा आज का जो टॉपिक रहेगा वो है अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण, कि बेटा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एसिड और बेस की। अब बेटा सबसे पहली जो है वो है कि जब अम्ल और क्षारक धातु के साथ किस तरीके से अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अम्ल और क्षारक धातु के साथ किस तरीके से अभिक्रिया करेंगे। तो बेटा पहले देखते हैं अम्ल के साथ। जब अम्ल और धातु को बेटा आपस में मिलाया जाता है तो उत्पाद में हमें मिलेगा लवण और साथ में मिलेगी बेटा हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन है ना बेटा, ये आपको गैस है आपकी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस साथ में उत्पन्न होती है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल है बेटा HCl। HCl को क्या बोलते हैं? HCl को बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैं बेटे बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। Zn क्या होता है? जिंक। अब बेटा जब इनकी आपस में अभिक्रिया हुई तो हमारा उत्पाद बना है जिंक क्लोराइड ZnCl2, और साथ में क्या निकली बेटा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये तो हो गया अम्ल और धातु का अभिक्रिया। अब देखते हैं कि जो क्षारक होते हैं, क्षारक धातु के साथ किस तरीके से अभिक्रिया करते हैं। तो बेटा जब क्षारक और धातु की भी अभिक्रिया होगी तो उत्पाद हमें ये मिलेंगे, एक लवण मिलेगा और एक हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे बेटा ये हाइड्रोजन गैस ही है, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें बेटा क्षारक हमने लिया है NaOH। इसको क्या बोलते हैं? ये है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बेटा जो धातु लिया है, धातु हमारा वही वाला है जिंक। अब हमें उत्पाद क्या मिला बेटा? उत्पाद मिला है Na2ZnO2। इसको बोला जाता है सोडियम जिंकेट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट। बेटा इस वाली अभिक्रिया को याद कर लेना क्योंकि इसमें उत्पाद थोड़ा अलग मिल रहा है। और बेटा H2 तो हमें पता ही है, H2 क्या होती है? हाइड्रोजन गैस, है ना। ये हो गया बेटा। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके के बनेंगे? एक तो बेटा ये वाली अभिक्रिया पूछी जा सकती है कि जब जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में अभिक्रिया होगी तो उत्पाद क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा बेटा ये Na2ZnO2, जिसे बोलते हैं हम लोग सोडियम जिंकेट। अब बेटा क्वेश्चन आता है इसमें, जो ये अभिक्रिया होने लग रही है इन दोनों में ही बेटा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो बेटा हमें पूछ लेते हैं क्वेश्चन कई बार कि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति आप लोग कैसे बता सकते हो। तो बेटा हाइड्रोजन गैस की पहचान के लिए होता है हमारे पास पॉप टेस्ट। ठीक है, अब ये पॉप टेस्ट क्या होता है मैं समझा देता हूँ। बेटा मान लिया मेरे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हम ये वाली अभिक्रिया करने लग रहे हैं। इसके अंदर बेटा NaOH मिला हुआ है और साथ में क्या मिला हुआ? जिंक। दोनों के बीच अभिक्रिया हुई, बेटा सोडियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस बनी। अब बेटा सोडियम जिंकेट तो इसमें इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे सारे में, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस है, जो H2 है, वो इससे बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्की होती है, वो ऊपर जाएगी। तो बेटा हाइड्रोजन गैस जैसे ही निकलती है इससे, आपको क्या करना है? आपको इसके पास में जलती हुई मोमबत्ती लेके आनी है बेटा, एक जलती हुई मोमबत्ती। ठीक है, जैसे ही ये गैस इस मोमबत्ती के संपर्क में आएगी तो बेटा ये जो हाइड्रोजन गैस है ये भी जलना शुरू कर देगी। और बेटा जब ये जलेगी ना, इसमें से आवाज़ आएगी पॉप। ये बेटा पॉप 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 करते हुए जलती है। ठीक है, तो इसी वजह से इसका जो टेस्ट है, टेस्ट का नाम भी बेटा हमने रख दिया है पॉप टेस्ट। ठीक है, मुझे उम्मीद है हाइड्रोजन गैस की पहचान के लिए जो टेस्ट है पॉप टेस्ट समझ में आ गया होगा। पॉप टेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा हाइड्रोजन गैस एक आवाज़ के साथ जलती है और वो आवाज़ कौन सी है? पॉप। ठीक है, जब हाइड्रोजन गैस जलनी शुरू होगी तो बेटा उसमें से पॉप आवाज़ आएगी। ठीक है,
तो इसी वजह से इसके टेस्ट को बोला जाता है पॉप टेस्ट। और ये कौन सी गैस के लिए है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एक काम करना, आप इस वीडियो को पॉज करके इसको अपनी कॉपी में एक बार नोट डाउन कर लो, इसके बाद इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब डिस्कस करेंगे अपनी सेकंड प्रॉपर्टी, जो कि है धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल और क्षारक किस तरीके से अभिक्रिया करते हैं। अब बेटा इसको समझने से पहले धातु कार्बोनेट समझ लेते हैं। धातु कार्बोनेट क्या होते हैं? बेटा धातु हमें पता है कुछ भी हो सकता है, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह कुछ भी। लेकिन जो कार्बोनेट है बेटा, कार्बोनेट लिखा जाता है CO3 को। ठीक है, इसके आगे हम सोडियम भी लगा सकते हैं, जिंक भी, एल्यूमिनियम भी, तो बेटा वो सब कार्बोनेट हो जाएगा। लेकिन CO3 को बोलते हैं बेटा हम लोग कार्बोनेट। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ पे CO3 एक साथ लिखा आ जाए उस चीज़ को बोला जाएगा कार्बोनेट। ठीक है, अब बेटा पहले देखते हैं जो हमारा अम्ल है, अम्ल और धातु कार्बोनेट के बीच में किस तरह की अभिक्रिया होती है। तब बेटा अम्ल और धातु कार्बोनेट को जब मिलाया जाता है, जब हमारे अभिकारक क्या हो, अम्ल और एक धातु कार्बोनेट, तो हमें उत्पाद क्या मिलेंगे? उत्पाद हमें मिलेगा बेटा एक लवण बनेगा, साथ में बनेगी CO2 गैस और साथ में पानी। बेटा CO2 को क्या बोलते थे? CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बेटा साथ में बनेगा पानी। ठीक है, अब एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल बेटे मैंने लिखा है HCl। HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब देखो Na है, Na किसका सिंबल है? सोडियम का। तो सोडियम के पीछे लगाओ CO3, तो ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इस तरीके से इनके नाम लिखे जाते हैं बेटा। ये है सोडियम कार्बोनेट हमारा। ठीक है, Na2CO3 को बोलते हैं बेटा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा धातु कार्बोनेट और अम्ल। अब देखो उत्पाद क्या बन रहे हैं। उत्पाद एक बन रहा है बेटा NaCl, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, CO2 गैस और साथ में पानी। अब बेटा CO2 को क्या बोला जाता है? CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2 तो हमें पता है हमारा पानी है। अब उसके आगे चलते हैं बेटा, जब अम्ल और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बेटा इसको समझो, देखो CO3 मैंने क्या बताया था? CO3 तो है कार्बोनेट, लेकिन अगर इससे पहले हाइड्रोजन का सिंबल आ जाए तो ये हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब उसके पहले बेटा धातु, धातु हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे सोडियम लिया है तो इसको बेटा बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इस तरीके से इनके नाम लिखे जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो बेटा हमें उत्पाद में मिलेगा एक लवण। लवण कौन सा मिल रहा है? सोडियम क्लोराइड और साथ में मिल रहा है बेटा पानी और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये तो हो गए बेटा जब हम अम्ल के साथ इनकी अभिक्रिया करवाते हैं। अब देखते हैं कि क्षारक के साथ किस तरीके से धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अभिक्रिया करेंगे। जब बेटा हमने देखा जब क्षारक और धातु कार्बोनेट को आपस में मिलाया गया, हाँ इसके कैसे देखते हैं बेटा, मान लिया एक टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, इसके अंदर हमने एक क्षारक लिया बेटा, क्षारक कोई भी ले सकते हो, और एक धातु कार्बोनेट लिया और हमने देखा कि इनके बीच में कोई अभिक्रिया होती है या नहीं होती। तो बेटा हमें क्या पता चला कि जो क्षारक है, क्षारक धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किसी भी तरह की अभिक्रिया नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, जितने भी क्षारक हैं वो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किसी भी तरह की कोई अभिक्रिया नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो थी बेटा सेकंड प्रॉपर्टी। अब इस पर क्वेश्चन किसके बन सकते हैं? क्वेश्चन बेटा ये आ सकता है, जब अम्ल और धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के बीच में अभिक्रिया होगी तो बेटा जो CO2 गैस उत्पन्न होती है इसको कैसे पता करोगे कि ये CO2 गैस है। ठीक है, अब जैसे पिछली बार हमने हाइड्रोजन गैस का टेस्ट पढ़ा था, इसमें बेटा CO2 गैस का एक टेस्ट होता है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि आप CO2 गैस की उपस्थिति के बारे में कैसे बता सकते हो कि इस अभिक्रिया में CO2 गैस ही उत्पन्न हुई है या नहीं। तो बेटा मान लेते हैं
हमने ये वाली अभिक्रिया करी प्रैक्टिकल में, ठीक है। इसके अंदर मिलाया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट। तो बेटा इसमें हमारे पास जो उत्पाद बना NaCl बना और पानी बना बेटा, ये तो यहाँ रह गई, लेकिन साथ में बनी थी CO2 गैस। CO2 गैस बेटा टेस्ट ट्यूब से बाहर आनी शुरू हो जाएगी, बाहर जाएगी। तो बेटा जो CO2 गैस निकलती है ना, इसको बेटा हम एक एपरेटस के ज़रिए, एपरेटस कुछ इस तरीके का होता है, ये शीशे का ही होता है बेटा ये वाला भी, और इसको हम डाल देते हैं एक विलयन में। और बेटा वो विलयन किसका होता है, इसके अंदर होता है बेटा हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या हम इसको बोलते हैं चूने का पानी, ठीक है। इसे बोला जाता है बेटा चूने का पानी। अगर साइंटिफिक नाम जो विज्ञानी बोलते हैं वो होता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तब बेटा ये जो CO2 गैस उत्पन्न हुई, जब भी शीशे के पाइप से ऐसे आएगी और इस वाले विलयन से, या फिर हम कह सकते हैं इस चूने के पानी से जब ये गुजरेगी, तो क्या होगा बेटा, इस चूने के पानी का रंग हो जाएगा दूधिया। अगर बेटा इस चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो गैस है, ये कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो बेटा इसका टेस्ट मैंने लिख दिया, उत्पादित CO2 गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी का रंग दूधिया हो जाता है। अगर बेटा इसका रंग दूधिया हो गया तो समझ जाओ ये CO2 गैस है। अगर इसका रंग दूधिया नहीं होता है तो ये CO2 गैस नहीं है। अब बेटा ये तो हो गया टेस्ट, लेकिन यहाँ पे अभिक्रिया क्या होने लग रही है। अभिक्रिया बेटा ये होती, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बोला जाता है चूने का पानी। इसका मैं साइंटिफिक नेम भी लिख देता हूँ, ये है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बारे में चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। जिस बच्चे ने चैप्टर 1 की वीडियोस नहीं देखी है वो एक बार देख लो, उन्हें समझ में आ जाएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है। अब बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो इस बीकर में है, लेकिन जैसे इसके अंदर से CO2 गुजरती है तो बेटा इसमें उत्पाद बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो CO3 मैंने बताया था कार्बोनेट होता है, और उससे पहले बेटा लिखा है Ca किसका संकेत है, कैल्शियम का, तो इसका नाम हो गया बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में पानी, ठीक है। अब बेटा सफ़ेद रंग जो होता है ना वो इसकी वजह से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, ठीक है। जो इसका रंग बदलता है वो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है बेटा, इसकी वजह से इसका रंग दूधिया या फिर हम कह सकते हैं कि सफ़ेद हो जाता है, ठीक है। ये तो थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अब बेटा इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। हाँ तो बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे अपनी तीसरी प्रॉपर्टी, जब अम्ल और क्षारक आपस में ही अभिक्रिया करे तो बेटा हमें किस तरीके के उत्पाद मिलेंगे, क्या उनकी विशेषताएं होंगी। तो बेटा जब अम्ल और क्षारक आपस में ही अभिक्रिया करते हैं तो हमें उत्पाद मिलेगा लवण और साथ में जल। लेकिन बेटा इस अभिक्रिया की एक विशेषता है, और वो विशेषता ये है कि इस अभिक्रिया का बेटा नाम होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब बेटा ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया देखो शब्द है उदासीन, बोरिंग है, बिल्कुल कुछ नहीं है बेटा, इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है। तो बेटा कुछ इस तरीके का ही हमारा लवण बनता है। जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं और एक लवण बनाते हैं तो बेटा लवण की एक विशेषता होती है, या तो वो अम्लीय बनता होगा या क्षारीय। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये लवण ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, ठीक है। ये होता है उदासीन। भाई इसके अंदर ना तो अम्ल की कोई विशेषताएं हैं ना क्षारक की कोई विशेषताएं हैं, ये बिल्कुल अलग ही बन गया है, ठीक है। ये बिल्कुल उदासीन बन गया है, या बेटा हम लोग बोलते हैं उदासीन को इंग्लिश में न्यूट्रल। इंग्लिश में बेटा न्यूट्रल बोलते हैं इसे, न्यूट्रियल सॉल्ट, ठीक है। अब देखो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रभाव, देखो अम्ल द्वारा क्षारक का प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव, क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप हमें जल और लवण प्राप्त होते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बेटा। मुझे उम्मीद है डेफिनेशन समझ में आ गई होगी।
जब बेटा अम्ल और क्षारक की दोनों की आपस में ही अभिक्रिया हो जाए तो उत्पाद में तो मिलेगा लवण और जल, लेकिन लवण कैसा होगा, वो होगा उदासीन, उदासीन लवण बनेगा बेटा। इसमें ना तो अम्ल की कुछ विशेषताएं होंगी ना ही क्षारक की विशेषताएं होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, NaOH प्लस NaHCl। NaOH क्या है, एक क्षारक है, इसका नाम होता है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बेटा उत्पाद हमें मिला NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये बेटा जो हम खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं ना, ये नमक है बेटा, ये हमारा जो सादा नमक खाने में बनाने में इस्तेमाल होता है, ये वही है सादा नमक। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, और साथ में बेटा बन गया है पानी। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करें, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होती है कि आपको जो लवण है वो उदासीन बनेगा या नहीं बनेगा, वो कंडीशंस देख लेते हैं। अगर बेटा मेरा अम्ल प्रबल है, ये हम पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के, कुछ अम्ल प्रबल होते हैं और कुछ दुर्बल होते हैं। प्रबल जो ज़्यादा ताकतवर हैं, दुर्बल जो थोड़े कमज़ोर हैं। ठीक है, अगर बेटा अम्ल भी प्रबल है और क्षारक भी प्रबल है, देखो जब अम्ल भी प्रबल है क्षारक भी प्रबल है, दोनों ही ताकतवर हैं, तो बेटा लवण बनेगा उदासीन, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे की विशेषताओं को समाप्त कर देंगे, और साथ में बनेगा जल। लेकिन अगर कंडीशन हो जाए बेटा अम्ल तो है प्रबल, लेकिन क्षारक कैसा हो गया बेटा, क्षारक हो गया दुर्बल, या फिर हम कह सकते हैं कमज़ोर। ये बेटा ताकतवर है, ये कमज़ोर है, तो बेटा हम वैसे भी देखते हैं जो ताकतवर है कमज़ोर को दबा देता है। तो बेटा जो लवण बना, लवण कैसा बना, अम्लीय है। इस लवण में अम्ल की कुछ विशेषताएं होंगी। ठीक है, तो बेटा ये बनेगा अम्लीय लवण। अगली कंडीशन देखते हैं बेटा, जब हमारा अम्ल कैसा हो जाए, दुर्बल। अगर हमारा अम्ल दुर्बल है और क्षारक कैसा है, प्रबल है। अब देखो क्षारक ज़्यादा ताकतवर है और अम्ल कमज़ोर है, दुर्बल है, तो बेटा जो लवण बनेगा वो क्षारीय बनेगा, क्योंकि कमज़ोर को ताकतवर दबा देता है। तो बेटा लवण कैसा बना, क्षारीय। ठीक है, अगला क्या कंडीशन बन सकती है बेटा, जब हमारा अम्ल हो दुर्बल और क्षारक भी कैसा हो, दुर्बल, दोनों ही कमज़ोर हैं बेटा, दोनों ही कमज़ोर हैं, तो हार जीत किसी की भी नहीं होगी। तो बेटा ये कैसा बन जाएगा, उदासीन लवण, और साथ में जल। अब बेटा क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो समझ लो। क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बोलेगा कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक को बनाने के बाद हमारा लवण किस प्रवृत्ति का होगा। ऑप्शन दे देगा उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, और चौथा ऑप्शन कुछ भी डाल देगा। तो बेटा आपको क्या ध्यान रखना, अगर दोनों चीज़ें प्रबल हैं तो उदासीन बनेगा, अगर एक प्रबल है एक दुर्बल है तो बेटा जो प्रबल होगा उसी प्रवृत्ति का लवण बनेगा। अगर बेटा दोनों ही दुर्बल हैं तो ये भी फिर उदासीन की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आज जो हमने सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो बेटा आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चन और डाउट शेयर कर सकते हो। शेयर करने का तरीका आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को मेंशन करके। एंड इन द एंड अगर आज की वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, एक काम और करना, वीडियो को पॉज करके ना इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है।